नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आए। कल अहम बैठक थी, फेडरल रिजर्व से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर नजर डालेंगे। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई है, उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्लोबल कमेंट्री पर जो निकल कर आई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 अंकों की तेजी के साथ 23,450 के पास गिफ्ट निफ्टी है। ग्लोबल बाजारों से जो संकेत निकल कर आए उस पर नजर डाल लेते हैं। महंगाई में कटौती दिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है जो हमें बताएंगी ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आए और फेडरल रिजर्व की कमेंट्री से क्या निकल कर आया, उस पर भी नजर डालेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा जी। संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं फेड पॉलिसी आउटकम की और उसके बाद हम आगे समझेंगे कि संकेत किस तरीके से हैं। फेड पॉलिसी का कल जो बैठक हुई थी, 2 दिवसीय बैठक कल खत्म हुई और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा कि अनुमान भी था। ब्याज दरें 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रही हैं। लेकिन अगर हम फेड के कमेंट्री को, फेड चेयरमैन के कमेंट्री को पिछले पॉलिसी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी यहाँ पर नरमी देखने को मिली है। इस साल वैसे तो फेड चेयरमैन का कहना है कि केवल एक बार कटौती देखने को मिल सकती है। पिछली बार 0.75% यानी कि 3 रेट कट के उन्होंने संकेत दिए थे, लेकिन उसके सामने इस बार की जो पॉलिसी हुई वो कह रहे हैं कि केवल एक रेट कट यानी कि 0.25% की कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन 2025 में 4 बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत दे चुके हैं, यानी कि करीब करीब 1% की कटौती अगले साल देखने को मिलेगी। एक और चीज़ हुई है, महंगाई को लेकर जो बयान आए। पिछली पॉलिसी में फेड चेयरमैन का कहना था कि महंगाई में धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, 2% लक्ष्य की तरफ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस बार की पॉलिसी में कमेंट्री कुछ अलग थी और उनका कहना था कि महंगाई में जो काबू होने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, महंगाई प्रोग्रेस कर रही है 2% लक्ष्य की तरफ। तो ये कुछ कमेंट्री निकल कर आई। अगर पिछले पॉलिसी से इस पॉलिसी की बात करेंगे तो कुछ फोरकास्ट में कमी आई है जो कि बाजार ने पॉजिटिव ही लिया है। इस बार एक और चीज हुई कि 8 फेड ऑफिशियल्स इस साल ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में हैं। ये भी आंकड़ा काफी बड़ा है और इसके सामने केवल 4 फेड ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज दरों में इस साल ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। तो ओवरऑल फेड पॉलिसी का जो बयान निकल कर आया वो ज्यादातर पॉजिटिव ही था। महंगाई को लेकर उनका ये भी कहना था कि लेबर मार्केट में जो वो चाह रहे थे इस तरह के मूवमेंट भी दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे काबू में आ रहा है। इस वजह से अगले साल 2025 में 4 बार कटौती की बात की है। ये अभी के फिलहाल के आंकड़े को देखते हुए फेड पॉलिसी और फेड चेयरमैन की तरफ से बयान निकल कर आए। अब ये जो संकेत मिल रहे, ये जो आउटकम आया उसका असर हमने कल अमेरिकी बाजारों में भी देखा। S&P 500 और नैस्डैक लगातार दूसरे दिन भी हमने देखा कि रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए और इस बीच मई CPI के आंकड़े भी आए 0.1%। एग्जैक्ट जो अनुमान लेके चल रहे थे उतना ही बढ़त वहां पर देखने को मिली, तो उससे भी बाजार को एक सपोर्ट मिला। और CPI आंकड़े और फेड पॉलिसी के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अप्रैल के बाद अपने निचले स्तर पर टच हुए और एक समय ऐसा भी था कि 4.3% के नीचे भी बॉन्ड यील्ड्स फिसलते हुए गए हैं। जब रेट सेंसिटिव बात होती है तो हम देखते हैं कि इससे जुड़े जो सेक्टर है जैसे कि टेक शेयर्स हैं वहां पर तेजी देखने को मिलती है और इस वजह से नैस्डैक में कल हमने 1.5% की बढ़त देखी। यूरोप के बाजार से भी संकेत पॉजिटिव ही हैं, तीनों के तीनों इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। और बॉन्ड मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी फेड पॉलिसी का जो आउटकम था उसी का असर देखने को मिला। इस साल केवल एक बार कटौती की बात हो रही थी, इस वजह से सोने में थोड़ी नरमी आई। हालांकि कच्चा तेल हम बार बार आपको ये नोटिस करवा रहे हैं, इस पर नजर रखिए क्योंकि अब डिमांड बढ़ने और सप्लाई में कमी के अनुमान से कच्चे तेल में तेजी बन रही है। हालांकि कल $82 के आसपास ही कारोबार कर रहा था, लेकिन आगे यहाँ पर और तेजी बढ़ सकती है क्योंकि ओपेक के बयान के बाद यहाँ पर कच्चे तेल का रिएक्शन आ रहा है। कुल मिला के बात करें संकेत अच्छे हैं। फेड पॉलिसी जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे बेहतर कमेंट्री फेड चेयरमैन की तरफ से निकल कर आए और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी पॉजिटिव हैं आज। गिफ्ट निफ्टी करीब 80 अंकों से ज्यादा ऊपर है। बाकी सभी इंडाइसेस भी देखेंगे, कोरिया, हांगकांग, जापान के बाजार भी हरे निशान में है।
चीन के बाजार हल्के लाल निशान में, लेकिन मोटा मोटी अगर देखेंगे तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव संकेत हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल संकेत ठीक है। फेड पॉलिसी में ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो उससे उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय बाजारों को एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हैंगओवर यही था कि पॉलिसी आउटकम क्या होता है, वो ठीक ठाक ही थी, पॉजिटिव ही थी। तो उसका असर आज हम भारतीय बाजारों पर ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो कुल मिला के अच्छे संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से। अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 90 से 100 अंकों की तेजी भारतीय बाजारों के लिए दिखाई दे रही है। और फेड की कमेंट्री की बात करें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव आई है, कोई मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे आज के बाजारों पर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताएं क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और आज ट्रेड सेटअप कैसा रहना चाहिए। आशीषा गुड मॉर्निंग। देखिए, कल भी मार्केट के अंदर वही हुआ जो पिछले 3 दिन से रिपीट हो रहा है, और यही बात हमने कल भी आपको नोटिस कराई थी कि बाजार ठीक है, भले जैसे भी खुले। खैर कल ओपनिंग भी अनएक्सपेक्टेड हुई थी, क्योंकि अगर आप कल गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे तो कल वो लाल निशान में था, लेकिन एकाएक मार्केट ने यानी कि बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट ऊपर खोला, निफ्टी ने करीब 80 पॉइंट ऊपर खोल दिया, और न केवल खोला बल्कि ड्रैग करके ले गए। एक और चीज थी कल, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो कई बार क्या होता है आर्टिफिशियल राइज और आर्टिफिशियल फॉल मार्केट के अंदर क्रिएट किए जाते हैं ताकि प्रीमियम ईटिंग हो पाए। तो टिपिकली मेरे को कल वही प्रोसेस मार्केट के अंदर लगती हुई दिखी है, जिसके अंदर आर्टिफिशियली कल प्रीमियम्स को पहले बढ़ाया गया कॉल्स पे और बाद में उनको ईट कर लिया गया। तो ये मार्केट का एक सिनेरियो रहता है ऑन डे ऑफ एक्सपायरी, जब रेंज में होगा तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम को ईट कर जाएगा। तो कल टिपिकली वही सेशन चल रहा था। अब आ जाते हैं आज के सेटअप पे। देखिए, आज के सेटअप एक चीज का एडिशन है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 2 चीज का एडिशन है। पहला एडिशन ये है कि एक तो फेड का फैसला आ चुका है, तो वहां पे नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं हुई, तो पॉजिटिविटी स्प्रेड हुई है। तो वो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड हुई है इंडिया तक आ रही है, आपको गिफ्ट निफ्टी तक दिख रहा है वो। तो वो एक अच्छा पॉइंट है कि आपको बैक टू बैक जो आप एक गैप ढूंढ रहे थे, मार्केट ने तो नहीं दिया, लेकिन आज हो सकता है थोड़ा गैप अप कर दे। तो अगर ये कर देता है तो फिर से इसकी वही प्रॉब्लम आएगी, 450 से 500 वाली रेंज इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आज में पार कर देता विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबल, नहीं तो फिर ये 100% एक गैप को क्रिएट करके देगा आपको, जो कि करीब 23,000 के आसपास का हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर देगा अगर आज मार्केट ने वो काम नहीं करके दिखाया। दूसरा पॉइंट, एफआईज की होल्डिंग्स थोड़ी और बढ़ी है, 41% हो गए हैं। आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। बोलेंगे सर ये नेगेटिव कैसे हुई? नेगेटिव इस लिहाज से हुई कि करीब करीब 25% से बढ़कर 41% होल्डिंग्स हो गई है, लेकिन मार्केट के अंदर 23,500 पार नहीं हुआ। कहने का मतलब कि 20% होल्डिंग्स एफआईज की बढ़ने पर भी मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये नेगेटिव है। अच्छी चीज क्या है कि एफआईज बैक टू बैक बाय कर रहे हैं। एक कल और भी चीज हुई है, कल पहली बार डीआईज ने अपना माल भी बेचा है। कल उनकी होल्डिंग 52% हुआ करती थी, वो घटकर करीब करीब 47-48% हो गई है। तो उनके तरफ से भी 4 से 5% की सेल ऑफ हुआ है ऊपर से। रिटेल ने भी हल्का सा एक बेचा है, 55% लॉन्ग पोजीशन 54 कर दिया। कुल मिला के बात सारी यही है कि एक अच्छी चर्निंग मार्केट के अंदर हो रही है। ये सेक्टोरियल चर्निंग, थैमेटिक चर्निंग आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रही होगी। इसको हम अपनी मार्केट के लैंग्वेज में इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। इंडेक्स वही खड़ा रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और थैमेटिक चीजें मार्केट के अंदर फ्लोट बहुत तेजी से और बहुत फास्ट करेंगी, जो आप देख रहे थे जैसे सीमेंट है, केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है। अब आते हैं निफ्टी के डाटा पे। निफ्टी के अंदर कल ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, 1% का ओपन इंटरेस्ट था, तो इसलिए कल जो ट्रेड हुआ उसकी कोई विजिबिलिटी कोई फिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आज का जो ओपनिंग है, गैप होता है, तो एक गैप की सस्टेनेबिलिटी ही मार्केट को लेके आएगी। तो आपको ना ही रेजिस्टेंस को चेंज करना, ना ही सपोर्ट को। कल जो आपका सपोर्ट एरिया था वो था 23,300, 23,000 का एक सपोर्ट एरिया। दूसरा आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है 23,400 से लेके 500 वाली रेंज, वो जस्ट का तस बने रहेगा। जिस डिप की हम वेट कर रहे थे और डिप तो नहीं आया, अगर फिर सामने सामने से लेना चाहे तो आज गैप मिलेगा, तो आप वो छोड़ दीजिएगा। या फिर आपका क्या ना रिस्क रिवॉर्ड खराब है, लेकिन जो पुराने वाले लोग हैं उनको शायद आज एक बार और एग्जिट का रेंज ऊपर के तौर पर मिल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में कल 5% का शॉर्ट हुई है, ओपन इंटरेस्ट घटा है, डेट भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं और ओआई घटा है।
तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉल्यूम की वेटेज थी वो कम हो गई है। अब बैंक निफ्टी चलेगा तो सही या गिरेगा भी सही, लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसका फ्यूल जो है वो काफी तेजी से खर्च हो रहा है शॉर्ट कवरिंग करवाने में। तो ये एक चीज है नोटिस करने वाली। दूसरा पॉइंट, मार्केट ने कल 50,200 तक दिखाया, लेकिन फाइनली 50,000 के नीचे क्लोज किया। तो आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, 50,000 50,200 फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कल यूट्यूब उठा कर देख लीजिए, अपने 50,200 बोला, एग्जैक्टली 50,200 से वापिस निपट के आ गया। तो 50,000 50,200 आपका रेजिस्टेंस एरिया है, 49,500 आपका सपोर्ट एरिया है, और थोड़ा डिप लगेगा तो 300 आपका सपोर्ट एरिया, इससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा, आपके पास अगर पोजीशन जरूर होल्ड करके रखे नहीं है तो आप अभी लेना मत गैप में। आज गैप छूटता है तो छोड़ देना 1 मिनट के लिए, लेकिन थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही लेना है, यानी कि 11-12 बजे के बाद ही लेना। तो अगर आपको पोजीशन लेनी भी है तो कुल मिला के मार्केट एक रेंज में है, फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अपना चेक करके ही नए लोग लीजिएगा। बिल्कुल, तो अगर आपके पास पोजीशंस है तो आप बनाए रखें, नए पोजीशंस के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। डिम्पी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने कल क्या किया उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। एफआईआईज़ ने करीब 430 करोड़ की खरीदारी कल बाज़ारों में की और डीआईआईज़ ने भी करीब 230 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज़ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 3,000 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,000 करोड़ की बिकवाली की। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफआईआईज़ ने स्टॉक फ्यूचर्स में 100 करोड़ के ज़्यादा की खरीदारी की और स्टॉक ऑप्शंस में 200 करोड़ की बिकवाली की। ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। आज की ट्रेडिंग सेशन पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी, लेकिन बाजार पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ नितिलेश जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले बाजार कैसे शुरू हो सकता है, बाजार पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे? मॉर्निंग से आज से जिससे देखेंगे हम लोग तो हायर लेवल से एक बैक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि आज भी ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आज का जो गैप ओपनिंग होगा वहाँ पे कैसे मार्केट सेटल आउट होता है वो एक बार देखना पड़ेगा। गैप ओपनिंग होता है तो लॉन्ग्स को मेरे हिसाब से एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए। जब तक मार्केट 23,550 इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबल सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग अवॉइड करें। अगर ये सस्टेन होता है तो 23,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर गैप ओपनिंग होता है उसके बाद सस्टेन नहीं होता है और कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे अगर हम लोग आधा घंटा सस्टेन होते हैं तो शायद से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो 23,200 तक भी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। 49,500 मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग आ सकता है, लेकिन 50,200 ये लेवल को अगर ये मार्केट सस्टेन कर देता है वो थोड़ा बहुत भी रुक जाता है तो फिर से हम लोग एक बार के लिए 400-500 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो लेवल बेस्ड काम करना चाहिए। देखो मार्केट 3 दिन से ठंडा पड़ा है, आप जो भी कर लो प्रीमियम ऑप्शंस के प्रीमियम है उसमें लॉसेस ही हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके पोजीशंस बनाना चाहिए। देखो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो मेरा काउंटर होगा वो होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में लग रहा है कि रैली जो है वो स्ट्रेच आउट हो चुकी है। 9,900 के नीचे मैं यहाँ पे बिकवाली करने की राय दूंगा। 9,440 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 9,800 मेरा क्या हो सकता है, पहला टारगेट हो सकता है। सेम सिप्ला में भी अगर हम लोग आवरली चार्ट देखेंगे तो चार्ट को देखते हुए थकावट मुझे लग रही है, लेकिन बेचना तभी है जब ये स्टॉक 1540 ये लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो हम लोग 1550 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे। 1520 से लेके 1500 ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक्स पर बिकवाली की राय, एक है ऑटो सेगमेंट से बजाज ऑटो और दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से सिप्ला। नितिलेश, अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया है। और खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ अब शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कुछ ब्लॉक डील्स भी है उसके बारे में भी बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा, ऑफ कोर्स आपने सही पकड़ा। सबसे पहले तो ब्लॉक डील एक होने वाली है, इसके अलावा जो है बहुत सारी एक्विजिशंस भी हुई है, तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला है L&T फाइनेंस। यहाँ पे ब्लॉक डील होगी जहाँ पे बेन कैपिटल और BNB पैरेबस लगभग 3.5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 1,500 करोड़ रुपए का है। और याद रखिए जो बेस प्राइस है वो लगभग 1% डिस्काउंट पे है, तो ब्लॉक डील विंडो में ही
ये जो है ट्रांजैक्शन हो सकता है। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट या वैम जिसको कहते हैं, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन की है। ईटी मनी को जो है उन्होंने एक्वायर किया 366 करोड़ का, और जो है वेल्थ टेक स्पेस में जो है वो जो है आने वाले हैं। याद रखिए जो प्रपोज ट्रांजैक्शन है थोड़े आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव लेवल्स पे आई है, 12 टाइम्स FY24 सेल्स पे। और हमने 6 जून को हमारे खबर सेगमेंट में भी कहा था कि कंपनी जो है 361 वैम यहाँ पे नए प्रोडक्ट बिजनेस लाइंस लॉन्च करेंगे जून के महीने में, और आप देख सकते हैं अब अनाउंसमेंट भी एक हफ्ते बाद आ गया है। अब बात करेंगे शोभा का, यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे राइट्स इशू जरिए, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो आप ज़रूर नोट करें। इशू प्राइस जो है 1651 रुपीज़ का, यानी कि 20% डिस्काउंट का, और जो राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो है आपको 6 राइट्स इशू मिलेंगे अगर आप 47 शेयर्स होल्ड करते हैं तो। रिकॉर्ड डेट है 19 जून का, और जो खुलने वाला इशू राइट्स इशू 28 जून से 4 जुलाई तक रहेगा। नेस्ले इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, कोई बदलाव अभी तक आई नहीं है। उन्होंने जो रॉयल्टी पेमेंट की जो अमाउंट होती है अपनी जो पेरेंट कंपनी को देते हैं वो 4.5% पे ही अभी भी है। बढ़ा जो है आप कह सकते हैं बाज़ार का एक्सपेक्टेशन था कि रॉयल्टी अमाउंट बढ़ सकता है, तो नहीं बढ़ा है, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो अब ऑर्डर्स फ्लोज वापस आने लगे हैं। 1340 करोड़ का बड़ा ऑर्डर GUVNL यानी कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इनको आया है। अरविंद की बात करें तो उनके हाल ही में जो था एक उनके प्लांट में गुजरात में स्ट्राइक चल रहा था, वो संतेज प्लांट की जो स्ट्राइक है कॉल ऑफ हो गई, लेकिन कंपनी का मानना है कि लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए का लॉस पोटेंशियली देखने मिल सकता है, और इसका कारण जो है रेवेन्यू इम्पैक्ट 2% रहेगा FY24 सेल्स का। इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं रहेगा, बट ये एक अच्छी स्टेटमेंट आई है कंपनी की तरफ से कि इस स्ट्राइक के कारण इम्पैक्ट क्या हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स के बारे में बात करें तो केमोथेरेपी यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट की ड्रग को कमर्शलाइज करने वाले हैं US के मार्केट में। और इंटरेस्टिंगली आखिरी स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा, जहाँ पे इनको 5 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन उनके गुजरात के प्लांट में मिला है। तो ऑफकोर्स सेंटिमेंटली ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। तो ये कुछ अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज जो है खबरों के दम पे जो है एक्शन या वॉलेटिलिटी भी दोनों देखने मिल सकता है। बिल्कुल, फार्मा सेक्टर से 2 स्टॉक्स US FDA का एक्शन हुआ जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज और टोरेंट फार्मा पर नजर रहेगी। L&T फाइनेंस पर भी ब्लॉक डील्स के दम पर आज फोकस रहेने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और उसी के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। जीरो कॉन्कर पहला स्टॉक रहेगा जिस पे फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर इक्वल वेटिंग रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1083। उनके हिसाब से जो एक्जिम FY 2025 का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ वो हमें करीब करीब 15% में देखने मिलेगी। उनका अगर डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें तो वो करीब करीब 20% देखने मिलेगी, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब करीब 18 से 20% देखने मिलेगी। एबिटा मार्जिन अगर देखें कंपनी की तो उनकी 24 से 25% से ग्रो करने की अनुमति है, और ऑल्सो जो केपेक्स प्लान है कंपनी का वो करीब करीब 610 करोड़ ये साल हो सकता है। अगर कंपनी की जो FMLM टारगेट प्राइस देखें तो वो करीब करीब 50% वॉल्यूम से ग्रो कर सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, और इसी की वजह से उन्होंने जो है अपनी इक्वल वेटिंग रेटिंग निकाली है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा वरुण बेवरेजेस। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर वेटिंग रेटिंग निकाली जिसका टारगेट प्राइस है 1701 रुपीज़। कंपनी कह रही है कि जो नियर टर्म हीट वेव के कारण जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को मिलेंगे, और ऑल्सो मीडियम से लॉन्ग टर्म थोड़े फोकस में कंपनी जो है फोकस करेगी अपने वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करने के लिए, और उनका जो मार्जिन है वो मेंटेन करने के ऊपर से कंपनी को जो है फूड बिजनेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, स्पेशली अफ्रीका में, और कंपनी के फर्दर कोई प्लान्स नहीं है इक्विटी ग्रो करने के लिए। एमटा टेक अगला स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इनक्रेड ने जो है एड रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो करीब करीब 25% की उछाल उसमें देखते हैं। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2644 रुपीज़। वो कहते हैं कि जो फ्यूल सेल रेवोल्यूशन का दौर है वो अब शुरू हो गया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% CAGR से ग्रोथ करेगा FY 2024 से FY 2026 तक, और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो वो करीब करीब 41% से ग्रो करेगा FY 2024 से FY 2026 तक। लास्टली नाइका पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी रखी है ऐसे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी ओवरवेट रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 198 रुपीज़। मैनेजमेंट मीट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो नए कैटेगरीज है जैसे कि पर्सनल केयर हो गया, सीरम्स हो गया, सनस्क्रीन हो गया, वो करीब करीब 100% से ग्रो कर रहे हैं, और ऑल्सो जो होम ब्रांड्स हैं उनकी जो पीक
जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी का जीएमवी में वो करीब करीब 15 से 20% होगा। तो और क्योंकि जो कंपटीशन है ब्यूटी स्पेस में वो काफ़ी हाई चल रहा है, सो कंपनी का जो नियर टर्म फोकस है वो है डिलीवरी टाइम को कैसे वो कम करे, वो उस पर रहेगा। सो दिस इज़ मॉर्गन स्टैनली का रेटिंग ऑन नायका। बिल्कुल, नायका पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रेंट और कॉनकॉर पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस रहेगा। जिन्हें शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं। इस बीच हमारे साथ अब कमोडिटी मार्केट पर अपडेट देने के लिए भाविक पटेल, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन दिख सकता है और ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट कल के एफओएमसी के जो मिनट्स और डेटा आए उसके बाद थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा है। हालांकि फेड का रुझान थोड़ा कंजर्वेटिव है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा पॉजिटिव व्यू ही रहेगा सारे बेस मेटल्स और कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में भी थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 71,650, तो 72,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी में भी कल हमने काफ़ी उछाल देखने को मिला है। तो आई थिंक ओवरऑल आज के दिन भी अगर 89,500 के करीब आता है तो 90,200 के टारगेट से बाय कर सकते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो आई थिंक कच्चे तेल अभी भी जो व्यू है कि 67 से 6800 का एक टारगेट जो है वो दिख सकता है। अच्छी खासी रिकवरी भी कच्चे तेल में हमने देखने को मिली है, तो वो भी आज कंटिन्यू रह सकती है। आज थोड़े डिप मिलती है अराउंड 6530, तो 6600 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और बेस मेटल्स में हमने कल रिकवरी देखने को मिली थी। आई थिंक चाइना का डेटा ऑल्दो नेगेटिव आया है, बट आगे जाके तो थोड़ा जो व्यू है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉपर में भी आज बाय कर सकते हैं अराउंड 864, 868 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 861 का। बिल्कुल, तो प्रेशियस मेटल सेगमेंट से गोल्ड पर खरीदारी की राय, इसके अलावा सिल्वर, कॉपर और क्रूड ऑयल पर भी खरीदारी की राय आ रही है। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। खरा सौदा आएगा ब्रेक के बाद। नमस्कार।